कल के वीडियो में मैंने आपको कुछ p/q के रूप में लिखना बताया था, जिसमें की थी परिमेय संख्या और फिर परिमेय संख्या के ये रूप थे। उसमें अगला टॉपिक था मिश्रित आवर्ती दशमलव को p/q के रूप में हम निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। अभी तक तो हमने आपको एक सिंगल वाला बताया था, x बराबर 3 का बार लिख दिया था 0.3 बार। अब यहाँ पे अगर हम इस सवाल को देखें कि 1.272727 यानी रिकरिंग हो रही है 2727 की, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो पूरी इस 27 को क्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस पर हम रेखा खींच लेंगे। यानी कि x बराबर 1.27 है, इसको हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या लिख लेंगे स्टेप फर्स्ट में, x बराबर 1.2727 मैनी टाइम्स रिकरिंग हो रहा है, पता नहीं कितना हो रहा है क्योंकि परिमेय संख्या है। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, समीकरण एक को दोनों ओर 100 से गुणा कर देते हैं। इसमें भी 100 से गुणा किया और इसमें भी 100 से गुणा किया। 100 से गुणा किया तो 100x हो गया, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव क्या है, 2 पॉइंट आगे कूद जाएगा, तो 127.272727 आता जाएगा। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं। इसमें घटाने के लिए 100x माइनस x और यहाँ इसमें इसको घटाया तो 99x बचा। अब 127 में से एक तो घट जाएगा तो 126 बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 99x = 126, x = 126/99। ये क्या प्राप्त हो गया आपको, p/q के रूप में ये अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अब हम करते क्या है, जो परिमेय संख्या है हम उसको मैक्सिमम जहां तक सरल हो सकता है वहां तक सरल करके लिखते हैं। देखो तो ये भी ठीक है। अब हमने क्या किया, हम इसके फैक्टर करते हैं, अंश और हर के फैक्टर करके उसमें देखते हैं कौन सा कॉमन फैक्टर है। 14 नेमा 126, 11 नेमा 99, 9 दोनों में कॉमन फैक्टर है, फिर हमने 14/11 लिख दिया। फिर अब अगेन हम देखते हैं कि क्या इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं, नहीं, एक के अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। 14 एकम 14, 11 एकम 11। तो अब ये अपने निम्न सरलीकरण में आ गया, यानी निम्नतम सरल में सरलतम रूप में आ गया। तो ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। तो ये एक p/q के रूप में अपरिमेय संख्या आपको प्राप्त हो गई। ठीक है। इसके बाद आता है सर्ट्स, SURD, सर्ट्स, करणी बोलते हैं उसे। करणी है क्या चीज, करणी किसे कहते हैं, अगर किसी धन परिमेय संख्या का कोई मूल पूरा पूरा ज्ञात ना किया जा सके। परिमेय संख्या 4 है, इसका वर्गमूल क्या होगा, 2, 9 है, वर्गमूल 3। अब हम कहें कि 2 का वर्गमूल नहीं पूरा पूरा ज्ञात किया जा सकता। जब ज्ञात नहीं किया जा सकता तो हम उसको, उस मूल को करणी या अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय रूप तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और उसको क्या बोलते हैं, करणी बोलते हैं। तो अगर अगर ये लिखा है वर्गमूल ए, घनमूल ए, चतुर्थमूल ए आदि, इसमें जो प्रयुक्त चिन्ह हो रहा है, ये वर्गमूल वाला चिन्ह, ये कहलाता है करणी चिन्ह, इसको बोलते हैं करणी चिन्ह। ठीक। अगर यहाँ n लिखा हो या कुछ ना लिखा हो तो इसकी घात यानी 2, तो करणी, तभी करणी की घात क्या होगी, 2 होगी, जितनी होगी। 2 n लिखा हुआ तो n करणी घात हो गई, 3 लिखा हुआ तो 3 हो गई, 4 लिखा हुआ तो 4 हो गई। अगर ये लिखा हुआ तो एक करणी तभी होगी जब एक धन पूर्णांक होगा। एक क्या है, कोई धन पूर्णांक है। कभी भी ऋण पूर्णांक की करणी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने देखा होगा अंडर रूट में -4 का वर्गमूल निकालना, -9 का, -5 का नहीं, क्योंकि वो ऋण पूर्णांक है। हम वर्गमूल करणी उसी की ज्ञात कर सकते हैं जो धन पूर्णांक होगा। ठीक। तो अगली चीज है संख्या a को करणीगत संख्या कहते हैं। जो यहाँ अंदर लिखी होती है ये कहलाती करणीगत संख्या, और ये कहलाती करणी की घात। ठीक। इसके बाद ये है कि अगर प्रत्येक करणी एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी जितनी करणी होती है वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी अपरिमेय संख्याएं करणी नहीं होती। जैसे एग्जांपल ले लो, √2 है, अपरिमेय संख्या है, करणी है। √3 ले लो, अपरिमेय संख्या है, करणी है। तो जितनी भी ये संख्याएं हुई वो क्या हुई, करणी, जो करणी थी वो अपरिमेय संख्याएं हो गई। लेकिन क्या पाई करणी है, पाई अपरिमेय संख्या है लेकिन करणी नहीं है। इसलिए
प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक कर्णी नहीं होती। प्रत्येक कर्णी तो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या कर्णी नहीं होती है। इंपॉर्टेंट नोट है, ये इन पे प्रश्न आ जाते हैं धीरे धीरे यस नो में, तो इन चीजों को आप याद रखें, कर्णी की परिभाषा और उनसे ये थोड़े टिप्स। इसके बाद आता है कि वर्गमूल संबंधी उपयुक्त सरल समीकरण। जब हम वर्गमूल लेते हैं कर्णी की तो क्या क्या सरल समीकरण, इन सरल समीकरणों से वो चीजें सरल हो जाती हैं। अब जैसे रूट ए भी है, आपसे कहा रूट 15, रूट 15 क्या लिख सकते हैं, रूट 3 गुणा रूट 5 भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिखा जा सकता है उनको। अगर एक में है तो उनको अलग अलग उनका रूट लग सकता है, कर्णी अलग अलग लिख सकती है। अगर रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट जो कर्णी है इसकी घात 1 बटे 2 हुई और इसकी घात 1 बटे 2 हुई, वर्ग करने में 2 2 कट जाएगी तो क्या बचेगा ए माइनस। ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही अगर इसकी गुणा करें तो अंडर रूट ए सी, अंडर रूट बी ए डी और फिर अंडर रूट बी सी, अंडर रूट बी डी, अलग अलग गुणा की जा सकती है। अगर वर्गमूल है, वर्ग स्क्वायर है तो इसका ये स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, इन पर आधारित सवाल अब हम आपको कराएंगे कैसे पे उस सवाल को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो और इनके माध्यम से और कितने आसानी से कर सकते हैं, ये वहाँ आपको काम आएगी सब समझता है। ठीक है भैया, तो इसके बाद हम आपको सर इसके से संबंधित कल वीडियो में आपको क्वेश्चंस कुछ कराएंगे। और इसके बाद एक चीज और बची है घातांक, जिसे इंडेक्सेस बोलते हैं, घातांक के नियम और घातांक पे आधारित सवाल, ये बता दिया। इस पे आधारित सवाल कल और घातांक पे आधारित सवाल आपको कराने के बाद ये चैप्टर पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से बड़ा चैप्टर था और इम्पोर्टेंट चैप्टर है संख्या पद्धति का, जिसको आपने अभी देख रहे हैं। एक दो टॉपिक बचे हैं, घातांक बचा हुआ है बस, इसके बाद हम आपको कराएंगे। इस सबको करने के लिए बेटा आप इस सबको लिख लिया करें, कापी पे नोट्स बना लें, इससे संबंधित सवाल करने की कोशिश करें, ना हो वो आप उनसे पूछें, कमेंट बॉक्स में लिख दें सवाल, हम आपको सवाल का जवाब दे देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।